दूसरा कचरा पक्षी जंगल में भाग गया और करण ने उसका पीछा किया। इस बार करण ने कचरा पक्षी को रणनीति के लिए तैयार था। शिकार बहुत आसान हो। अपने पहले प्रयास से वह अपने सुनने की क्षमता खोने के बाद कचरा पक्षी के दाहिने पैर को गंभीर रूप से घायल करने के कामयाब रहा। उसके बाद कचरा पक्षी ने अपनी अंतिम क्षमता का प्रदर्शन किया और करण के कान बंद करने की कोशिश की। इस बार करण कचरे पक्षी के लिए अधिक तैयार था। वह अपने बाएं हाथ का उपयोग किए बिना 3 हमलों में से बचने में कामयाब रहा। चौथे में उन्हें अपनी आत्मीयता का उपयोग करना पड़ा क्योंकि कचरा पक्षी ने मूल रूप से मारने के प्रयास से सावधानी बरती थी। लेकिन उसके बाद कचरा पक्षी की आवाज गायब हो गई। आवाज के हस्तक्षेप के बिना करण लगभग 1 मिनट तक आगे पीछे करने के बाद उसे मारने में कामयाब रहा। करण ने कचरा पक्षी को एक जानवर की बोरी में डाल दिया और लक्ष्योक्त रेखा पर लौट आया। पहुंचने के बाद उसने स्टैंड बाय पर मौजूद कुछ शिकारियों से बात की। कई शिकारी पहले से ही करण को जानते थे। उन शांत युवक के साथ बात करने से मजा आता था। 2 घंटे बाद करण को यकीन हो गया कि टीमें उसे अपने कूड़ेदान के रूप में इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि वहां एक और कचरा पक्षी था। उन्होंने अनिवार्य रूप से करण को उस जानवर से लड़ने दिया जिसने कोई लड़ना नहीं चाहता था। करण को ऐसा करना पसंद नहीं था। जनरल स्टेट के जानवर के लिए 350 सोना ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन सोल्जर स्टेट के लिए व्यक्ति के लिए यह अभी भी बहुत सारा पैसा था। करण के लिए तीसरा शिकार और भी आसान हो गया। अब तक वह चक्कर और जोर से अच्छी तरह से निपटना सीख चुका था। करण अपने सुनने की क्षमता नष्ट होने से नहीं बच सका। पहली लाश पूरी नहीं थी, लेकिन वे शायद उसकी चोंच के 300 सोना दिया इसके आसपास भेज सकता। करण ने सोचा और तीसरे कचरा पक्षी को अपने जानवर के बोरे में डाल दिया। केवल 2.5 घंटे के शिकार के लिए ये कुल मिलाकर लगभग 1000 सोना मिलना चाहिए। अजारकता का दिन निश्चित रूप से लाभदायक है। करण ने अगले 2 घंटे तक इंतजार किया और अगला जानवर आ गया। फिर भी एक और कचरा पक्षी, लेकिन इस बार दूसरी टीम ने उसका पीछा जंगल में कर दिया। करण के अलावा अन्य टीमों को के लिए बुरा लगा। केवल कचरा पक्षी का शिकार करने में फंसे रहना एक ऐसी चीज थी जो वे अपने सबसे बड़े दुश्मन पर नहीं चाहते थे। उनके करण को अब किसी भी कचरा पक्षी से लड़ने की जरूरत थी। जैसे ही करण ने अपने अगले प्रतिनिधि की प्रतीक्षा कर रहा था, उसे अचानक एक अजीब एहसास महसूस हुआ। करण ने उत्तर पश्चिम की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उस दिशा में कुछ अजीब था। उसे नहीं पता था कि वह इस वक्त क्या महसूस कर रहा था। यह चिंता और जिज्ञासा का मिश्रण जैसा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ ऐसा था जो उसे अजीब तो लग रहा था, लेकिन परिचित भी था। लेकिन कुछ भी सेकंड बाद यह ऐसा है पूरी तरह से गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह सिर्फ एक भ्रम था। थोड़ी देर के लिए करण ने केवल उत्तर पश्चिम को तीव्रता की दृष्टि से देखा। क्या आइस विवरण जोन में कुछ हुआ है? करण ने सोचा। मैं ऐसे महसूस भी कैसे कर पाऊंगा? मैं विश्वास कर सकता हूँ कि एक जादूगर कई किलोमीटर दूर की चीजों को महसूस कर सकता है, लेकिन मैं उस सतह पर नहीं हूँ। शायद यह सिर्फ मेरी कल्पना है। लेकिन फिर से दूर देखने से पहले करण ने चित्र के पास कुछ तैरता हुआ देखा। करण ने अपनी आंखें मूंद ली और यह देखने की कोशिश की कि यह क्या है। यह बहुत दूर था क्योंकि उसकी उन्नत दृष्टि भी इतनी इसकी परवाह नहीं कर सकती। वह क्या था? अरे मोनू, वह क्या है? करण ने क्षितिज की ओर इशारा करते हुए कहा। मोनू अभी करण के पास था। वह भी अपनी टीम के अगले लक्ष्य का इंतजार कर रहा था। मोनू प्रारंभिक सामान्य चरण में था, करण से 2 सतर ऊपर। उसकी दृष्टि करण की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए। मोनू ने देखते ही कहा। फिर मोनू ने अपनी आंखें मूंद ली और यह समझने की कोशिश की कि वह क्या था, और फिर मोनू की आंखें वैसे चौड़ी हो गई। उसके बाद मोनू ने एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से फार्म लाइन की ओर दौड़ना। फार्म लाइन की ओर बढ़ते हुए मोनू प्रभावशाली गति तक पहुंच गया। उसकी टीम ने उसने हैरानी से देखा। वह क्यों जा रहा था? टीम ने नेता ने उस ओर देखा जहां मोनू ने अभी देखा था, और अभी उसकी आंखें भी सदमे में खुली रह गई। हम किसी और जानवर को अंदर नहीं जाने दे सकते। इस समय यह कुछ भी जोखिम नहीं उठाना चाह सकते। नेता ने अपनी टीम का आदेश दिया। क्यों, क्या हो रहा है? दूसरे शिकारी ने पूछा। नेता ने कहा, आइस विवरण में अपना निवास स्थान छोड़ दिया। शिकारियों के दल ने सदमे में गहरी सांस ली। बर्फीला वायु 1, इसने बहुत ही मुश्किल से अपना निवास स्थान छोड़ा है। यह आमतौर पर आइस विवरण जोन के नीचे
सबसे गहरी खाई में रहता था। आइस विवरण जोन के लिए नीचे एक विशाल भूमिगत झील थी। यह समुद्र या महासागर भी हो सकता है। कई सुरंगें गहरी भूमिगत झील से सतह तक जाती थी, जिससे आइस विवरण जोन को अपना आइस मन मिला। रात के बगीचे के बीच में स्थित झील इस सुरंगों में से एक थी। करण ने जिस झील पर आइस विवरण भालू से लड़ाई की थी, वह वास्तव में एक झील नहीं थी, बल्कि आइस विवरण तक जाने वाली एक सुरंग थी। करण ने भी उत्तर पश्चिम की ओर हैरानी से देखा। वह आइस वायुवन था। करण इसे ठीक से देखने में सक्षम नहीं था, लेकिन यह जानकर कि यह जोन के जानवरों में से एक था, फिर भी करण में मन में बहुत सम्मान आ गया। करण ने दूर से केवल एक सदमे टिम देखा था। यह एक बर्फीला झटका भी हो सकता है, यह एक लंबा सफेद बादल हो सकता है। फिर भी यह स्विमर आइस विवरण निकला। आइस विवरण बहुत कम ही अपने भूमिगत झील को छोड़ता था। ज्यादा से ज्यादा यह हर 2 साल में अपनी झील छोड़ देता था। हमें जादूगर अकेडमी के शिक्षकों को सूचित करना होगा। शिकारियों में से एक ने आग्रह पूर्वक अपने नेता से कहा। मोनू पहले ही जा चुका है, नेता ने उत्तर दिया। करण ने बाकी सभी लोगों को साथ मिलकर मोनू की वापसी का इंतजार किया। लगभग 1 मिनट बाद वह वापस आ गया। उन्होंने कहा, क्या कहा? नेता ने मोनू से पूछा। मोनू ने केवल अपने सिर के पीछे शिक्षक को अजीब तरीके से रगड़ा। शिक्षक भी मेरी तरह ही घबराए हुए हैं, लेकिन जब उन्होंने 22 डी में से एक को बुलाया तो सब कुछ बदल गया। रोकना बंद करो और बस कहो, नेता ने कहा। ठीक है। वाइसडी ने केवल मुस्कुराते हुए कहा कि यह एक अच्छा संकेत है। उन्होंने अजीब ढंग से कहा, इसका मतलब है कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मोहन, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है? नेता ने पूछा। मोनू ने सिर हिलाया। उन्होंने यही कहा। मैंने उन्हें पूछा कि इसका क्या मतलब है। उसका जवाब, उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि हमें भाग्य बनाने के अवसर मिलेंगे। कुछ देर तक किसी ने मोनू को उत्तर नहीं दिया। उस क्षण करण ने अपनी दृष्टि के किनारे पर कुछ हिलते हुए देखा। यह उत्तर पश्चिम आ रहा था, जहाँ से आइस विवरण देखा था। करण ने गहरे लाल और बर्फीले सफेद रंग का एक छोटा बादल दिखाई दिया। दूसरों ने देखो कि करण कहीं देख रहा था। उन्होंने भी उसी दिशा में देखा। कुछ देर तक उसका समूह केवल असमझ में उस दिशा में देखता रहा। वह क्या है? करण ने पूछा। नेता ने कहा, ऐसा लगता है जैसे बर्फ और आग के बादल को मन ने छू लिया हो। जब वे मिलते हैं तो वे एक दूसरे के इधर गिधर घूमते हैं और एक दूसरे को बेसगर कर देते हैं। क्या मन बादल बनाता है? करण ने पूछा। वास्तव में नहीं, यह एक धारा की तरह है, नेता ने उत्तर दिया। तो वह क्या है? करण ने पूछा। नेता ने दूर दृष्टि बादल की ओर चिंता से देखा। मुझे लगता है मुझे पता है कि वह क्या है, उन्होंने कहा। हाँ, मुझे लगता है कि मैं भी जानता हूँ, मोनू ने कहा। करण ने उन दोनों की ओर देखा। जो है? करण ने पूछा। बिना दूरी को देखने मोनू ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि आइस विवरण और ज्वाला विवरण लड़ रहे हैं। करण ने दूर के बादल को हैरानी से देखा। आइस विवरण और ज्वालामुखी लड़ रहे थे। 2 जोन जानवर लड़ रहे थे। इस समय करण को एहसास हुआ कि बादल वास्तव में कितना दूर था। आइस वायुवन होम ईगल जितना बड़ा था। यदि यह इतना छोटा दिखाई देता था तो यह बहुत दूर था। आपको क्या लगता है, मैं कितने दूर हूँ? करण ने पूछा। मोनू ने कहा, 150 से 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर? करण ने 200 किलोमीटर दूर से लड़ाई देखी। यदि विनाश को इतनी दूर से देखा जा सकता था, तो लड़ाई के करीब कितना सर्वनाश था। उसके ठीक नीचे की जमीन के बारे में क्या? इस समय करण को कुछ एहसास हुआ। जोन मानू वास्तव में पृथ्वी पर परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्तियों तक पहुंच गए थे। परमाणु हथियारों के किलोमीटर भूमि को गड्ढे में बदल सकते थे, और 2 जोन जानवर ऐसा ही कर रहे थे। उसके नीचे की हर चीजें बर्फ और आग की भूमि में बदल गई थी। भले ही वे आकाश में इतनी ऊंचाई पर लड़ रहे थे, करण को केवल कुछ हल्के रंग की इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे रही थी। अफसोस की बात है कि वह इतनी दूरी से अलग अलग लड़ाकों को देखने में सक्षम नहीं था। फिर करण को जादूगर अकेडमी के वाइस डी के शब्द याद आ गए। यह योजना के मुताबिक है। क्या इसका मतलब है कि जादूगरों ने ज्वालामुखी विवरण से लड़ने के लिए पोस्ट फायरवन को प्राप्त कर लिया है? कैसे? क्यों? उन्होंने कितनी जिंदगियां नष्ट कर दी है? फिर कर्ण के दिल में उस उदासीनता की एक ठंडी भावना घर कर गई, बिल्कुल जैसी उम्मीद थी। यह दुनिया दयालु नहीं है। अतीत में मेरे आसपास के सभी आदर्शवादी लोगों के कारण मैंने दुनिया के बारे में अपनी धारणा पर संदेह किया था, लेकिन यह इतने साबित करता है यह दुनिया ठंडी है, केवल शक्ति ही सर्वोच्च होती है। उसी क्षण कर्ण को अपने ऊपर सहजता का एक एहसास
महसूस हुआ। आसानी क्यों? क्योंकि उसने अपनी सहानुभूति को दबाने की कोशिश में बहुत मेहनत की थी। करण ने पिछले साल अपनी सहानुभूति खत्म करने के लिए प्रशिक्षण किया था। वह हमेशा ठंडे दिल बनने की कोशिश के लिए दोषी महसूस करता था। क्या होगा यदि दुनिया वास्तव में इतनी ठंडी न होती तो? यदि शिक्षक वास्तव में सही थे तो क्या होगा? क्या होगा अगर धार्मिकता, सामान्य और ईमानदारी वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हो? यदि ऐसा होता तो करण ने पूरे वर्ष की मेहनत बर्बाद कर दी होती। लेकिन अब करण को एहसास हुआ कि उन्हें अपना समय बर्बाद नहीं किया है। अगर मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूँ तो मुझे वह काम करने में सक्षम होना चाहिए जिसकी अनुमति मेरे अतीत के कभी नहीं दी होगी। मुझे यह रखना होगा कि मेरी शक्ति ही महत्वपूर्ण है। बाकी लोग मर जाएंगे। लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देंगे। करण ने दोनों जानवरों को अगले आधे मिनट तक लड़ते हुए देखा जब तक कि वे अलग नहीं हो गए। ज्वालामुखी विवरण उत्तर की ओर उड़ रहा था, जबकि आइस विवरण उसी स्थान पर बना हुआ था जहां वे अभी अभी लड़े थे। सभी साफ थी। आइस विवरण ने लड़ाई जीत ली थी। करण को विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बहुत कुछ पता था। वह सर्वर सुरागों के आधार पर यह भी जानता था कि दोनों जानवर कहाँ लड़े थे। दोनों जानवर आइस विवरण जोन के उत्तर में विशाल युद्ध क्षेत्र के ऊपर लड़े थे। आइस विवरण जोन के आइसमन ने उत्तर में ज्वालामुखी विवरण जोन के फायरमन को छू लिया था। दोनों तत्व बिल्कुल विसंगत नहीं थे। दो जानवरों तक फैल गया। जानवर ने निश्चित रूप से एनफिटी मन को छोड़ दिया था। तो एक अर्थ में यदि जानवरों का एक बड़ा समूह कहीं यात्रा करता है तो मन उसका अनुसरण करेगा। आइस विवरण जोन के उत्तर और ज्वालामुखी विवरण जोन के दक्षिण का युद्ध क्षेत्र आधा था आइस मन से और आधा फायर मन ने भरा हुआ था। वो जानवर लगातार एक दूसरे के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। उसके कारण युद्ध के मैदान में लगभग कोई भी मनुष्य नहीं रहता था। लेकिन अब क्या होगा? ज्वालामुखी विवरण के पीछे हटने के और आइस विवरण के बने रहने में से युद्ध के मैदान का क्या होगा? आइस विवरण का आइसमन पूरे युद्ध क्षेत्र में बाढ़ ला देगा, जिससे आसपास का फायरमन खत्म हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब यह नहीं है आइस विवरण जोन का उत्तर की ओर विस्तार होगा? और फिर करण को उस योजना का एहसास हुआ जिसके बारे में वाइसडी बात कर रहे थे। क्योंकि राम आइस विवरण जोन का मालिक था तो क्या अब उसे युद्ध क्षेत्र का स्वामित्व भी हासिल नहीं होगा? तो यही उसकी योजना थी। करण ने गहरी सांस लेते हुए सोचा। उन्हें ज्वालामुखी विवरण में लड़ने के लिए आइस विवरण मिला। वे शायद निश्चित थे कि आइस विवरण लड़ाई जीत जाएगा और अब राम के पास संसाधनों से भरी भूमि तक पहुंचे। लगभग कोई भी इंसान युद्ध के मैदान में नहीं गया है। पूरा क्षेत्र धातु सुलभ जानवरों और मूल्यवान पौधों से भरा हुआ है। और क्योंकि हम राम के सेना का हिस्सा है, इसलिए हमें इस नई भूमि तक पहुंच मिलती है। वाइस डी का यही मतलब था कि में पैसे कमाने के नए अवसर भी मिलते हैं। करण ने चारों ओर देखा कि कई लोग अभी भी विमत थे। ऐसा लगता है जैसे वह इस रहस्य को सुलझाने वाले पहले लोग में से एक थे कि आइस विवरण और ज्वालामुखी विवरण क्यों लड़ रहे थे। लेकिन आज क्यों? करण ने सोचा। मुझे नहीं लगता कि राम आक्रामक होने के लिए ऐसा दिन चुनेगा। शायद उसे किसी तरह से इसमें शामिल होना था जिससे टू फास्ट स्टेट जानवर के आक्रमण करने के पर वह अनुभव हो सकता है। थोड़ी देर तक करण केवल सोच में ही डूबा रहा। क्या होगा यदि यह केवल अजारकता के दिन ही संभव हो? क्या होगा अगर टॉम ईगल का जानना इस बात से जुड़ा हो कि वे इसे कैसे अंजाम देने में कामयाब रहे? मेरे पास जानकारी का आभास है। मैं अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। थोड़ी देर के लिए करण ने अपने संदेह का खुलासा नहीं किया। अगर यह रहस्य ही होता तो इसे सार्वजनिक करने पर मुसीबत में पड़ सकते हैं। अपनी क्षमता से अधिक शक्तिशाली से निपटते समय सावधानी में बरतना बेहतर होगा। कई अन्य शिकारियों ने जोन जानवरों के बीच लड़ाई पर ध्यान नहीं दिया था। वे अपनी लड़ाइयों में व्यस्त थे। उनके सामने लड़ रहे कई जानवर दूर से छोटे बादल की तुलना में अधिक स्पष्ट। दूर की बात है कि 10 मीटर बाद काम पर बुलाया गया। मोनू की टीम को अपना अगला लक्ष्य सौंपा गया। करण को भी खुद को तैयार करना पड़ा और उसे कोई कचरा पक्षी नहीं मिला। लेकिन उसे कुछ और मिल सकता था। उसका नया प्रतिनिधि दोपहर के मध्य में आ गया। वह एक विशाल चट्टानी छिपकली थी। उसके पूरे शरीर पर चट्टानें थी और वह बहुत तेज नहीं थी।
जब करण ने यह देखा तो उसकी प्रशंसा बढ़ गई। एक छिपकली, करण ने सोचा, यह प्रतिनिधि एकदम सही है। छिपकली स्नेक की तरह एक घात लगाकर हमला करने वाली शिकारी थी, जिससे उन्हें सीधे टकराव से अनाड़ी बना दिया था। छिपकलियां तब तक जमीन में दबी रही जब तक कि उसके केवल कुछ पत्थर ही सतह से बाहर नहीं निकले। यदि कोई जानवर जिसे वे मार सकते थे पास आ जाए तो पत्थरों से पत्थर भाले फूट पड़ेंगे। एक अर्थ में छिपकली वास्तव में अस्तित्व में आने वाला सिवाय मान की सबसे करीब चीज थी, और मोनू को भी यही प्रेरणा मिली थी। छिपकली धीमी थी, लेकिन उसके पृथ्वी भाले तेज और घातक थे। उसकी रक्षात्मक भी सीमा से सतर्क थी। कर्ण की छिपकली के विरुद्ध अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने को लेकर उत्साहित था। अभी छिपकली ने अपने चारों ओर एक सभी शक्तिशाली जानवरों और मनुष्यों से अनुभूति थी। उसने शायद ही कर्ण पर ध्यान दिया हो। छिपकली लगभग 2 मीटर ऊंची और 5 मीटर लंबी थी, जिससे यह एक शक्तिशाली शरीर के साथ काफी भारी थी। जैसे ही कर्ण छिपकली की ओर बढ़ा, उसने अपनी पीठ पर रखे बैग में एक में हाथ डाला और कुछ निकाला। यह जल मन से भरा हुआ एक क्रिस्टल था। कर्ण ने क्रिस्टल को छिपकली की ओर बाईं ओर फेंक दिया। टकराव। क्रिस्टल से टूटते ही उसमें से जल मन फूट पड़ा। जल मन से भागते समय छिपकली का शरीर फड़फड़ाने लगा। पृथ्वी के जानवर जल मन से नफरत करते थे, क्योंकि यह उसका प्रतिकार था। जल सव्य उसके लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जल मन उसके प्रति पृथ्वी मन पर आक्रमण करेगा और उसे मिट्टी में बदल देगा। भंड मन एक आत्मीयता थी। बहुत से मनुष्यों के पास यह नहीं था, लेकिन बहुत सारे जानवरों के पास यह। उदाहरण के लिए महारानी कोबरा जोन में कई जानवर थे जिनमें मिट्टी के प्रति आकर्षण था। यदि छिपकली ऐसे जानवर से लड़ती है तो उसे नुकसान होता है। यदि एक कारण है कि वह जल मन के बड़े स्रोत से भाग गई। कर्ण ने अभी जो क्रिस्टल फेंका था उसे पोजिशनिंग बम कहा जाता था। जानवरों को एक अलग पर ले जाने के लिए पोजिशनिंग बम का उपयोग किया जाता था, जो बहुत उपयोगी था। उदाहरण के लिए, यदि वह छिपकली किसी बड़े पहाड़ पर लटक जाती तो उस पर हमला करना लगभग असंभव था। उसकी पथरीली पीठ उसके और उसके हमलावर के बीच होगी। उनकी पथरीली पीठ ने उसे हमला करने से नहीं रोका। एक कर्ण स्पष्ट रूप से सजगता के दिन के लिए तैयार होकर आया था। धीरे धीरे बाकी सभी से दूर जंगल में भाग गई। कर्ण ने लगभग 1 मिनट तक पीछे से पीछा किया, जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि कोई उसे नहीं देख रहा था। कचरा पक्षी की तुलना में छिपकली बिल्कुल भी लचीली नहीं थी, जिसका मतलब था कि वह जंगल में विनाश का रास्ता छोड़ गई थी। इसके अलावा कर्ण को इतनी तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसके पास चुपचाप आगे बढ़ने का समय। छिपकली को नहीं पता था कि कर्ण उसके बहुत करीब एक पेड़ पर था। कर्ण ने अपना बायां हाथ अपनी तलवार पर रख दिया। एक क्षण बाद कर्ण का बायां हाथ गर्मी से भाप में बदल दिया। उसके बाद कर्ण ने पेड़ से छलांग लगा दी और अपना बायां हाथ पीछे की ओर कर लिया। टकराव। कर्ण ने एक अग्नि विस्फोट किया और उसका हाथ लगभग तितर हो गया, लेकिन कर्ण की गति उस गति तक पहुंच गई थी जिसका छिपकली केवल सपना देख सकती थी। एक पल में कर्ण छिपकली के सिर के तक पहुंच गया और उसकी तलवार उसकी गर्दन पर लगी। कर्ण की तलवार ने छिपकली की गर्दन पर लगी। आमतौर पर कर्ण का हमला केवल इतना शक्तिशाली होगा कि कुछ खून निकल खींच सके और उसके कवच को थोड़ा भेद सके, लेकिन कर्ण की गति बहुत अधिक, उसका हथियार कहीं अधिक शक्तिशाली था और अंत में उसकी तलवार आइसमन से भरी हुई थी, जो कठोर किसी भी चीज के लिए खिलाफ एकदम सही थी। अब तलवार ने छिपकली की गर्दन को हुआ तो सारी बर्फ मन तलवार की धार से बाहर आ गई। आइसमन ने पत्थर को और भी अधिक तेज बना दिया। तलवार आसानी से कवच से पार हो गई। दरार और यह दूसरी तरफ से निकली। कर्ण की तलवार छिपकली की पूरी गर्दन को काट दिया था। टकराव। 1 मिनट बाद भाला कर्ण की छाती के किनारे पर लगा। उसकी वर्दी की क्षमता सक्रिय हो गई। वर्दी पूरे हमले को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन हमले को थोड़ा मोड़ने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन अंत में कर्ण ऊपरी प्लेट के बाईं ओर अभी भी मिट्टी से बने एक चौड़े भाले से छेद किया गया था। कर्ण ने अपने दांत पीस लिए और जैसे ही वह वापस कूदा, उसने तुरंत पृथ्वी के भाले को काट दिया। भाला अभी भी उसकी छाती के अंदर फंसा हुआ था। बूम! छिपकली गिर गई। उसका 80% सिर कट गया था। कर्ण की तलवार पूरी तरह से चीज को काटने के लिए पर्याप्त लंबी नहीं थी, लेकिन यह
पर्याप्त से अधिक थी। छिपकली अब चिल्ला भी नहीं सकती। जैसे ही वह जमीन पर गिरी उसका शरीर बैठने लगा, क्योंकि वह मुश्किल से अपनी शेष जीव ऊर्जा से छिप पाई। इसका संघर्ष व्यस्त था। जैसे ही छिपकली का शरीर घबराहट से ऐंठने रहा, करण ने उसके पेट के बाईं ओर से निकलते हुए भाले को देखा। करण ने तुरंत उसे बाहर निकाला और किनारे फेंक दिया। इस समय करण ने अपने मन को आदेश दिया वह अपनी छाती को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करे और अभी के लिए अपने बाह को नजरअंदाज कर दे। यह एक जोखिम था, लेकिन यह अभी भी खतरनाक था। करण ने सोचा, सौभाग्य से मैं अपने अनुमान से सही था। करण को उम्मीद थी कि उस पर एक हमला हो सकता है। यही कारण है कि उसका शरीर थोड़ा सा बगल की ओर झुक गया था। उसने स्वीकार कर लिया था कि उसे सबसे अनुभवी नुकसान होने की संभावना है और उसे अपने कवच पर जुआ खेलना था। मन नियमित रूप से सही काम करता था। उसका कवच के शरीर का हिस्सा था। लड़ने में अच्छा होने का कारण मतलब केवल अपने हथियार को पूरी तरह से चलाने में सक्षम होना नहीं था, बल्कि अपनी सुरक्षा को पूरी तरह से चलाने में सक्षम होना चाहिए। फिर करण ने छिपकली को देखा। जब तक मैं अपने प्रतिनिधि को अपनी शक्ति का उपयोग करने के अवसर नहीं देता, ऐसा लगता है कि उसके पास वह शक्ति ही नहीं है। भले ही किसी के पास ड्रोन बेस्ट्स को नष्ट करने की क्षमता हो, जब तक मैं उन्हें उसके आजाद होने से पहले ही मार देता हूँ, ऐसा लगता है जैसे उनमें से वह क्षमता ही नहीं है। छिपकली के साथ सीधे टकराव में मुझे भागने के लिए भी मजबूत होना पड़ता है। इसके भाले इतने तेज है कि मेरी ओर से किसी भी प्रगति को पूरी तरह से रोक सकते हैं। छिपकली का लक्ष्य मरना नहीं था, जबकि मेरा लक्ष्य उसे मारना था। इसे जीतना जरूरी नहीं था कि वह बस इसे हारना नहीं था। इसे में लड़ाई और भी कठिन हो जाती है, लेकिन जल्दी जोखिम उठाने अगर और से अपनी रक्षात्मक शक्ति पूरी तरह से दिखाने की अनुमति न देकर मैं इसे नीचे गिराने में कामयाब रहा। करण ने अपने बाएं पेट पर चार छेद को देखा, लेकिन मुझे इसमें बेहतर होना होगा। मुझे यकीन है कि चोट से पूरी तरह से बचने का एक तरीका था। अभ्यास और अनुभव, करण ने सोचा। अब तक छिपकली का शरीर अपनी जगह पर सारी जीवन ऊर्जा को हो चुका था और उसका शरीर मुश्किल से ही चल पा रहा था। मुझे नहीं लगता कि वे अब उस चीज को एक जानवर के बोरे में रख सकता हूँ, अपने पीछे ले जा सकता हूँ। यह बहुत बड़ा हो भारी है। ठीक है, मैंने अपने पिछले जीवन में काफी कार्य चलाई है। यह कोई अलग चीज होनी चाहिए। करण ने छिपकली के शरीर के पास गया, उसकी गर्दन का आखिरी हिस्सा काट दिया, सिर को एक जानवर की बोरी में डाल दिया। फिर करण ने अपने दोनों हाथ छिपकली के शरीर पर रख दिया और उसे घुमाने लगा। यह काफी कठिन था, लेकिन इसे किया जा सकता था। यह कार को धक्का देने से थोड़ा ही बुरा था। एकमात्र बुरी बात यह थी कि लक्ष्मण रेखा पर वापस आने में थोड़ा समय लगेगा। मेरा मतलब है, मैंने एक भारी गाड़ी को काफी देर तक खींचा। शुरुआत में छिपकली बहुत तेज नहीं थी, जिसका मतलब था कि करण को ऐसे केवल 1 किलोमीटर से थोड़ा कम दूरी तक धकेलना था। वापस आने से पहले मैं उसे लगभग 10 मिनट लग गए थे। अचानक अच्छा काम, मोनू ने करण को देखते हुए कहा। मोनू ने छिपकली की लाश को पकड़ लिया, उसे करण के अन्य 3 जानवरों की बोरियों में फेंक दिया। उन्होंने कहा, यह जल्द खत्म होना चाहिए। करण ने केवल सिर हिलाया जब वह लाशों के पास बैठा था। उसने आज प्रभावित जनरल स्टेट के 4 जानवरों को मार डाला था। शायद कुछ समय तक उसे दूसरा जानवर नहीं मिलेगा। इसके अलावा करण को अपने बाएं हाथ को ठीक करने के लिए कुछ समय चाहिए, क्योंकि उसका सारा मन उसके पेट में चला गया था। इसलिए शेष दिन के लिए करण केवल उसकी 4 लाशों के पास बैठा रहा। जानवरों की भीड़ धीरे धीरे कम हो गई। 1 घंटे बाद शिकारियों ने रक्षात्मक रेखा को छोड़ दिया। घुसपैठियों की तलाश में तितर-बितर होकर करण ने केवल तब तक इंतजार किया जब तक अन्य शिकारी रक्षात्मक रेखा से बाहर नहीं चले गए। अचानकता का दिन आधिकारिक तौर पर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन यह पहले ही खत्म हो चुका था। जब करण ने उनकी लाशों के पास अपना बायां हाथ ठीक कर रहा था, तो उसने 2 लोगों को आते देखा। जब करण ने उन्हें देखा तो वह भौचक्का रह गया। अब क्या, उसने सोचा। दीपक और लालू धीरे धीरे करण की ओर चल रहे थे और उसके हाव भाव ऐसे थे। वे स्पष्ट रूप से करण को बधाई देने के लिए वहां नहीं थे। नैतिकता और धार्मिकता के बारे में एक और उपदेश करण ने सोचा।